दोस्तों, भारत जब भी कोई कदम सही दिशा में आगे बढ़ाता है या फिर बड़ी सफलता हासिल करने की राह पर आगे चलता है, तो भारत को रोकने की साजिश न रची जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भारत की तरक्की से इस समय केवल आसपास के छोटे मोटे देश नहीं, बल्कि बड़े बड़े सुपर पावर्स भी परेशान हो चुके। और हाल ही में यह देखने को मिल रहा है कि जापान अपने पुराने इतिहास को भुलाते हुए और भारत के लिए अपने सभी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए वह डिफेंस इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी भारत को जिसको जापान ने अपने इतिहास में किसी और देश को दिया ही नहीं। और चीन से भारत की यह सफलता देखी नहीं जाए, तो चीन के कुछ एक्सपर्ट अब खुलकर भारत को इतिहास याद दिलाने की बात कर और अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत जापान के घातक हथियार एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव का समर्थन करता है, तो इसका असर क्षेत्रीय संतुलन पर पड़ सकता है। और बहाना बनाते हुए यह बताया जा रहा है कि जापान का यह कदम एशिया में सुरक्षा समीकरण को बदल सकता है। लेकिन चीन कुछ भी बहाना बनाकर भारत को धमकी देकर जापान के इन हाईटेक हथियारों से भारत को दूर रखना चाहता है, ताकि भारत के पास इस तरीके से एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार आए नहीं। फिलहाल शायद चीन भूल चुका है कि भारत को रोकना अब उनके औकात से बाहर है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। दरअसल हाल ही के कुछ ही सालों में भारत ने डिफेंस सेक्टर में जिस तरीके से तरक्की की है, अगर उस पर नजर डाली जाए तो ये वाकई में कई देशों के लिए सोचने का विषय बन गया। और कभी भारत के डिफेंस तरक्की से यूरोप के उन देशों को परेशानी होती है जिनका भारत मार्केट छीन रहा है, तो कभी भारत के दुश्मन देश आग बबूला होकर भारत को ही धमकाते हैं कि भारत गलत कर रहा है। असल में देखा जाए तो अगर भारत के डिफेंस सफर को शुरुआत से समझे तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती। आज जो भारत हाईटेक हथियारों की बात कर रहा है, एक समय ऐसा भी आज था जब भारत पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर था। आज़ादी के बाद शुरुआती दौर में भारत ने सबसे पहले बड़े पैमाने पर डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए सोवियत यूनियन यानी सोवियत संघ का रुख किया। 1960 से 70 के दशक में भारत को MiG-21 जैसे फाइटर जेट्स की टेक्नोलॉजी मिली, जो उस समय भारत के लिए गेम चेंजर था। फिर आया 1971 का दौर, जब इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 के दौरान सोवियत सपोर्ट ने भारत को मजबूती दी और यही से भारत और रूस यानी तब सोवियत यूनियन के रिश्ते और गहरे हुए। लेकिन भारत यही नहीं रुका। 1990 के बाद जब दुनिया बदल रही थी, तब भारत ने धीरे धीरे अपनी रणनीति बदली और मल्टी शॉट टेक्नोलॉजी अपनानी शुरू की। इजराइल से भारत ने सास और ड्रोन टेक्नोलॉजी ली और फ्रांस से मिराज और फिर राफेल जैसे एडवांस फाइटर जेट और यूनाइटेड स्टेट से अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर जैसी आधुनिक क्षमताएं हासिल की। अब जरा असली बदलाव समझे। 2000 के बाद भारत ने सिर्फ खरीदना नहीं बल्कि बनाना शुरू किया। DRDO ने अग्नि और पृथ्वी जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों का विकास किया, जिनकी रेंज आज हजारों किलोमीटर तक पहुंच गई। वही ब्रह्मोस, जो कि रशिया के साथ मिलकर बनाई गई सुपरसोनिक मिसाइलें, आज दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती। और बैटल टैंक की बात करें तो भारत ने अर्जुन टैंक जैसे स्वदेशी मैन बैटल टैंक बनाए। वही रूस से मिले T-19 टैंकों को भारत ने अपने हिसाब से अपग्रेड करके और भी घातक बनाए। एयरफोर्स में HAL तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर जेट अब इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा बन चुके और आने वाले समय में AMCA यानी पांचवा जैन स्टील फाइटर जेट पर तेजी से काम चल। नेवी में भारत अब एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले देश बन चुका है। INS विक्रांत इसका सबसे बड़ा उदाहरण, जिसे पूरी तरह भारत में बनाया गया। और सबसे अहम की भारत अब एयर डिफेंस में काफी आगे बढ़ चुका है। रूस से मिले S-400 सिस्टम के अलावा भारत खुद भी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। यानी साफ है, भारत अब सिर्फ एक इम्पोर्टर नहीं रहा, बल्कि एक इन्वर्टर और एक्सपोर्ट बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब वापस आते हैं मौजूदा खबर पर। जब जापान जैसे देशों जो दशकों से अपनी हथियार नीति को लेकर बहस सकता भारत के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात करता है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा है। क्योंकि जापान के पास वो टेक्नोलॉजी है जो आज भी कई देशों के पास नहीं। चाहे वो सेंसर सिस्टम हो, नेवल टेक्नोलॉजी हो या मिसाइल गाइड सिस्टम। और अगर यह सब भारत के पास आता है तो भारत की ताकत कई गुना बढ़। यही वजह है कि चीन को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चीन के एक्सपर्ट बार बार इतिहास की बात करें और इशारा करें सेकेंड हैंड सेना जापानीज वॉर की तरफ।
लेकिन असल में यह एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश है, क्योंकि चीन जानता है अगर भारत और जापान की यह साझेदारी मजबूत हो गई तो इंडो पैसिफिक में उसका दबदबा कमजोर पड़ और अगर पीछे 1 से 2 सालों पर नजर डालें तो जापान और भारत के बीच डिफेंस सहयोग धीरे धीरे लेकिन लगातार गहरा 2022 में दोनों देशों के बीच रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट यानी आरएए साइन हुआ, जिससे दोनों की सेनाएं एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर। उसके बाद 2023 में जापान ने भारत के साथ फाइटर जेट इंजन और यूएवी और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर बातचीत तेज की और साथ ही यूएस टू एपीबीएस एयरक्राफ्ट डील पर भी चर्चा फिर से शुरू। 2024-25 के दौरान फोकस और बढ़ा। नेवल कोऑपरेशन, सर्विलेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में जापान ने भारत को एडवांस सपोर्ट देने के संकेत, यानी साफ है कि जापान धीरे धीरे हर साल एक कदम आगे बढ़ते हुए भारत को अपने सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर में बदल रहा है। अब 2026 में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है जब जापान ने अपनी लिथल वेपन्स एक्सपोर्ट पॉलिसी को ढीला कर। इसका मतलब यह है कि अब भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्टेल्थ वॉरशिप्स, एडवांस रेडर सिस्टम, मिसाइल गाइड स्टैक और हाई एंड सेंसर जैसी कैपेबिलिटी सीधे मिल सकती। खास बात यह है कि यह सब सिर्फ खरीद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि प्रोडक्शन के जरिए भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग भी किया जाए, जिससे भारत की डिफेंस इंडस्ट्री और ज़्यादा मजबूत होगी। इसका असर सीधा भारत की ताकत पर, क्योंकि पहले ही भारत ब्रह्मोस, अग्नि और पिनाका जैसे सिस्टम से अपनी ताकत दिखा चुका। अब अगर जापान के प्रोसिजन इलेक्ट्रॉनिक्स और टारगेटिंग सिस्टम इसमें जुड़ जाते हैं तो भारत के हथियार और ज़्यादा एक्यूरेट, स्मार्ट और लिथल बन जाए। खासकर नेवी सेक्टर में स्टेल्थ फ्रिगेट्स और एडवांस सर्वेलेंस मिलने से हिंद महासागर में भारत की पकड़ और मजबूत हुई। लेकिन जैसे ही भारत ने इस कदम का समर्थन किया, चाइना ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि भारत इतिहास को न। यह इशारा सेकेंड सिनो जापानीज वॉर की तरफ था, लेकिन असल में यह एक चेतावनी कम और डर ज्यादा है। क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत और जापान की यह साझेदारी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले समय में इंडो पैसिफिक में उसका दबदबा सीधे चुनौती में आ जाए। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत इस बार जापान के मामले में रुकने वाला नहीं, क्योंकि यह सिर्फ एक डील नहीं बल्कि भारत की आने वाली सैन्य ताकत का सीधा अपग्रेड। जापान के पास वो प्रोसीजन टेक्नोलॉजी, एडवांस सेंसर्स और नेवल सिस्टम है जो अभी भी दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही मौजूद। और अगर भारत इस मौके को छोड़ देता है तो वह एक बड़ी स्ट्रेटेजिक बढ़त खो देगा। दूसरी बात, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहा चाहता बल्कि को प्रोडक्शन के जरिए खुद मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहिए और जापान इसके लिए सबसे सही पार्टनर। इसलिए चाहे चाइना कितने भी इतिहास की बात करके दबाव बनाने की कोशिश करे, लेकिन भारत इस मौके को छोड़ने की स्थिति में नहीं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि चीन भारत और जापान के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को जिस तरीके से रोक रहा है, ऐसे में चीन को किस तरीके से भारत को जवाब देना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।